हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ्य पुस्तक का 5वां लेसन पर्वत प्रदेश में पावस के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसके हमने जो भावार्थ थे वो पहले ही आपको समझा दिए। अब हम इसके प्रश्नोत्तर आपको समझाएंगे। पहला प्रश्न, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु। तो इसमें पूछ रहे हैं तो जो वर्षा ऋतु होती है उसमें जो प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या दिखता है, तो उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। तो अब वर्षा ऋतु में क्या होता है, जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पे वर्षा ऋतु में क्या होता है, मौसम हर पल बदलता है। तो क्या होता है, कभी धूप आती है, कभी बारिश होने लगती है, और जो पर्वत होते हैं वो एकदम लाइन से बने हुए हैं, टेढ़े मेढ़े पर्वत हैं, कोई इस तरफ है कोई इस तरफ है। तो वो पर्वत की जो श्रृंखला है वो करधनी की तरह लगती है। करधनी क्या होती है, करधनी जो महिलाएं अपनी कमर पे पहनती हैं वो एक आभूषण होता है, करधनी। तो वर्षा ऋतु में पर्वत होते हैं वो करधनी की तरह लगते हैं। और पर्वतों पर जब वर्षा ऋतु होती है तो हरियाली हो जाती है, पर्वतों पे हजारों फूल खिल जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जो पर्वतों पे जो फूल खिले हुए हैं वो उनकी आँखें हों। और जो पर्वत होते हैं उसके नीचे तलहटी पे एक अच्छे स्वस्थ स्वच्छ जल का तालाब होता है जो बिल्कुल साफ होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे ये दर्पण हो और उसमें पर्वतों की परछाई प्रतिबिंब दिखाई देता है। और पर्वतों से जो पानी बहता है, जब पानी बरसता है तो फिर झरना का रूप लेता है पर्वतों से पानी। तो पानी जब झरने पानी जब गिरता है नीचे तो ऐसा लगता है जैसे मोतियों की लड़ियां हों। इतना साफ स्वच्छ पानी होता है कि वो मोतियों की लड़ियों की तरह लगता है। और फिर जब पानी बरसता है तो हरियाली में पेड़ भी हो जाते हैं। तो पेड़ जब वो बड़े बड़े पेड़ उग 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 जाते हैं ऊंचे ऊंचे, तो वो ऐसा लगता है जैसे पर्वत अपनी इच्छाएं बता रहा हो कि हमें क्या क्या हमारी इच्छाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं। तो वो पेड़ों को देख के ऐसा लगता है। और कभी कभी कोहरा, पूरा कोहरा छा जाता है बादलों का, ऐसा लगता है जैसे बादल धरती पर आ गए हों, जैसे कि तालाब में आग लग गई हो। और ऐसा इतना कोहरा छा जाता है कि पर्वत झरने सब कुछ हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं, सिर्फ झरने की आवाज़ ही आती है। वर्षा ऋतु में मौसम हर पल रूप बदलता है। वर्षा ऋतु में पर्वतों की श्रृंखला करघनी की तरह लग रही है। पर्वतों पर खिले हजारों फूल ऐसे लगते हैं मानो उसकी आंखें हों। तलहटी मतलब जो पर्वतों की होती है नीचे, वो तलहटी में एक तालाब है जो कि दर्पण समान है जिसमें पर्वतों का प्रतिबिंब दिख रहा है। पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। पर्वत के हृदय पर उगे ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो पर्वत की ऊंचा उठने की इच्छाएं हो। बादलों की धरती पर आ जाने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे आसमान धरती पर आ गया हो और कोहरा धुएं की तरह लग रहा है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। बादलों के छा जाने से पर्वत झरने अदृश्य हो गए हैं। दूसरा प्रश्न, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। तो मेखलाकार का पूछ रहे हैं कि मेखलाकार का जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। मेखलाकार शब्द क्या है, करघनी के समान। करघनी कौन, जो महिलाएं अपने कमर पे पहनती हैं उसको करधनी बोलते हैं। वो एक आभूषण होता है, उसको हम मेखलाकार बोलते हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि मेखलाकार शब्द का अर्थ है करधनी के समान, अर्थात कमर का आभूषण।
यहाँ इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वर्षा ऋतु में विशाल पर्वतमाला दूर दूर तक फैली थी और वह धरती की करधनी के समान सुशोभित हो रही थी। क्या बोल रहे हैं कवि कि जो वर्षा ऋतु का सीजन था, वर्षा ऋतु का समय है, उसमें जो विशाल पर्वतमाला है, जो बहुत सारे पर्वत हैं, वो दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि धरती की करधनी हो, धरती की करधनी के समान सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात कवि ने पर्वतों की श्रृंखला की तुलना करधनी से की है। प्रश्न नंबर 3, सहस्त्रदृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? सहस्त्रदृग सुमन का अर्थ पूछ रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, इससे क्या तात्पर्य है। तो देखो, सहस्त्रदृग सुमन का अर्थ है हजारों पुष्परूपी आँखें। क्या होता है, जब वर्षा काल होती है तो वर्षा काल में हरियाली छा जाती है। तो जो पर्वत है उसमें वर्षा काल में हरियाली छा जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा पुष्प, हजारों पुष्प उगाते हैं, खिल जाते हैं। तो जो पुष्प हैं उनको उन्होंने पर्वत की आँखें ऐसा बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो पुष्प हैं वो पर्वत की आँखें हैं और वो उन्हीं आँखों से इस प्रकृति की सौंदर्यता को निहार रहे हैं। क्या सहस्त्र दृग सुमन का अर्थ है हजारों पुष्प रूपी आँखें। कवि ने इस पद का प्रयोग वर्षा काल में जब पर्वतों पर हजारों फूल खिल जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये उनकी आँखें हों और ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत अपने सुंदर नेत्रों से प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा हो। प्रश्न नंबर 4, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? जो पर्वतों की तलहटी में जो एक तालाब है, तो कवि ने उसकी समानता किसके साथ दिखाई है? किसके साथ? आईने के साथ दिखाई है। और क्यों दिखाई है? वो इसलिए दिखाई है कि क्योंकि जिस तरह से तालाब आईने में हम किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब देख सकते हैं ना, उसी तरह जो स्वच्छ और साफ तालाब होता है, साफ जल का तालाब होता है, उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये उन्होंने बताया कि जो पर्वतों की तलहटी में जो तालाब है उसमें पर्वतों का प्रतिबिंब दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। इसलिए उन्होंने तालाब की समानता आईने के साथ बताई है। देखो, कवि ने तालाब की समानता आईने के साथ दिखाई है। जिस तरह आईने में व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देखता है उसी तरह साफ स्वच्छ जल वाले तालाब में भी प्रतिबिंब देखा जा सकता है तथा पर्वतों की तलहटी में साफ स्वच्छ जल का तालाब है जो दर्पण के समान है। उसमें फूलों से युक्त पर्वतों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 5, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? इसमें पूछ रहे हैं जो पर्वत के हृदय में, जो पर्वत पे जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए हैं वो आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं। तो वो क्यों देख रहे हैं आकाश की ओर? एक तो क्या वर्षा ऋतु में जो साल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आकाश की ओर देख रहे हैं। और आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो अपनी उच्च कांक्षाओं के कारण देख रहे हैं। वो बिल्कुल शांत, ऐसा लग रहा है बिल्कुल शांत, किसी चिंता में मग्न है और आकाश की तरफ देखे जा रहे हैं। तो वो क्या बता रहे हैं? ये वृक्ष बता रहे हैं कि ऐसा बताते हैं कि मनुष्य की सदा ऊपर उठने की और आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। तो वो इसी बात का संकेत दे रहे हैं और चिंतामग्न रहकर, चिंतन में रहकर और आगे बढ़ने की इच्छा जो मनुष्य में होती है वो इसी को दर्शा रहे हैं, इसी को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष
आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं के कारण देख रहे थे, जैसे वे शांत आकाश को छूना चाहते हों। वे स्थिर खड़े हुए किसी चिंता में मग्न से दिखाई दे रहे हैं। ये वृक्ष मनुष्यों की सदा ऊपर उठने और आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए हैं? जो पर्वत पे जो साल के ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं, तो वो वर्षा ऋतु में जब कोहरा छा जाता है तो दिखते नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि वो धरती में अंदर धंस गए हों, भयभीत होकर। तो भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए, तो इसका कारण वो पूछ रहे हैं। तो जो कविता में आपको पूरा बताया गया है कि कैसा कैसा वर्षा ऋतु के सीजन में जो प्रकृति बदलाव करती है, तो क्या क्या उसमें ऐसा हुआ जिस वजह से प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के जो वृक्ष हैं वो धरती में छुप गए हैं। तो क्या होता है उसमें, जब बहुत जोरदार वर्षा होती है तो कोहरा भी छा जाता है और ऐसा लगता है कि कोहरे ने सबको अपनी आगोश में ले लिया है, सबको ढक लिया है। तो ऐसा धुआं धुआं उठता हुआ दिखता है। तो ऐसा लगता है जैसे जो तालाब है उसमें आग लग गई हो और सभी जगह धुआं धुआं हो गया हो, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ झरने की आवाज़ आ रही है। तो उस प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के जो वृक्ष हैं वो डर जाते हैं और डर के वजह से वो धरती के अंदर धंस जाते हैं। कवि कहते हैं कि जोरदार वर्षा हो रही है, चारों ओर कोहरा छा गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता हो मानो तालाब में आग लग गई हो और उससे धुआं उठ रहा हो। ऐसा लगता है जैसे आकाश ही धरती पर टूट पड़ा हो, पर्वत झरने आदि सभी अदृश्य हो गए हों और सिर्फ झरने की आवाज़ आ रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर ऐसा लगता है मानो साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती के अंदर धंस गए हों। प्रश्न नंबर 7, झरने किसका गौरव गान कर रहे हैं? तो झरने किसका गौरव गान कर रहे हैं? गौरव गान कर रहे हैं पर्वतों का। और बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? जो मोतियों की जो लड़ियां हैं ना, उससे बहते हुए झरनों की तुलना की गई है। तो इसको हम कैसे समझाएंगे कि देखो क्या है, जब वर्षा ऋतु का समय होता है तो पर्वतों से पानी गिरने लगता है, तो वो झरने बन जाते हैं और पर्वतों से पानी गिरने लगता है। नहीं तो क्या हो रहा है कि जब वो पर्वतों से पानी गिर रहा है तो उसकी झरझर की आवाज़ से ऐसा मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो झरने हैं वो पर्वतों की महानता के गौरव का गान कर रहे हैं, महानता का गान कर रहे हैं कि ये बहुत जो पर्वत हैं वो महान हैं। और जो बहता हुआ जो झरना है वो ऐसा चमकदार लग रहा है, ऐसे चमक रहा है, उसका पानी स्वच्छ पानी है, साफ पानी है, तो वो चमक रहा है कैसे, जैसे कि मोतियों की लड़ियां हों। तो झरने पर्वतों से झर रहे हैं और अपनी झरझर की आवाज़ से पर्वतों की उच्चता और महानता के गौरव का गान कर रहे हैं। और बहते हुए झरनों की तुलना चमकदार मोतियों की लड़ियों से की गई है। तो बच्चों, आज हमने हमारा पार्ट 5 था उसके प्रश्नोत्तर हमने पढ़ लिए हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।